बच्चों नमस्कार, जय हिंद। बच्चों, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया मतलब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है बेटा? वो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें थोड़ी थोड़ी पढ़ी हुई हैं, हम बस यहाँ पर उनको रेगुलर करेंगे और एक 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 सीरीज में, एक क्रम में बस बात करने की कोशिश करेंगे। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? हमारी जो पृष्ठभूमि बनती है ना, वो कर्नाटक युद्ध से बनती है, ठीक है? कर्नाटक वॉर से देखेंगे हम लोग। कर्नाटक वॉर कहते हैं जिसको हम लोग कर्नाटक युद्ध कहते हैं। कर्नाटक वॉर या फिर कर्नाटक युद्ध से, ठीक है? और इसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं, ये क्यों हुआ। बैकग्राउंड समझिएगा, बैकग्राउंड, ठीक है? मैं कहानी सुनाता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना और चीजों को समझने की कोशिश करनी है। वहां से हमारे क्वेश्चन भी निकलेंगे और आप बोरियत भी फील नहीं होगी। फैक्ट्स के साथ अगर हम कॉन्सेप्ट देंगे तो आपको चीजों को याद करने में आसानी होगी। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं बेटा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है? सबसे पहले क्या हुआ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है। क्या हुई है बेटा? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? अब सुनिए बेटा, फ्रांस की ये पहली ऐसी कंपनी थी जो भारत से व्यापारिक संबंध बनाने में सफल साबित हुई, ठीक है? ये कंपनी फ्रांस की पहली ऐसी कंपनी थी जिसने क्या हुआ, भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाए और उसमें वो सफल हुई, ठीक है? ईयर याद रखना आप बेटा, 1664 में क्या हुआ, फ्रांस के सम्राट थे बेटा लुई 14। कौन थे बेटा? जो, ठीक है बेटा, वो कौन थे बेटा? लुईस 14। इनके एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, इनके एक वित्त मंत्री थे, इनका नाम था कोलवार्ड। क्या नाम था इनका? इनके जो जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नाम था कोलवार्ड। हिंदी में इनको हम लोग कोलवर्ड कहते हैं। अब वो छोड़िए, चीजों को ध्यान से समझना, ठीक है? इन्होंने एक योजना बनाई और लुईस 14 को बताया। लुईस 14 बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा वाओ, इससे तो फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत सुधरेगी। और इसके अनुसार एक योजना बनाई गई और योजना के बाद वो भारत में एंट्री मारते हैं, ठीक है? और 1668 में क्या होता है भैया, और फिर 1668 में भारत में वो क्या करते हैं, भारत में अपनी पहली कंपनी सूरत में खोलते हैं। कहां पर खोलते हैं? पहली कंपनी उन्होंने भारत में सूरत में खोली। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, भूलेंगे नहीं आप। 1664 में लुईस 14 की अनुमति से फाइनेंस मिनिस्टर कोलवार्ड ने योजना बनाई और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली व्यापारिक इकाई या पहली व्यापारिक कंपनी 1668 में उन्होंने सूरत में स्थापित करी। फिर 1669 में वो मसूलीपट्टनम पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं बेटा? मसूलीपट्टनम पहुंचते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। मसूलीपट्टनम पहुंचे और मसूलीपट्टनम में वहां पर उन्होंने दूसरी व्यापारिक कंपनी खोली, ठीक है? फिर एक और कंपनी खोली जाती है 1674 में पौंडीचेरी में। कहां पर? पौंडीचेरी में। इस प्रकार से कंपनियों पे कंपनी खोलते चले गए। एक कंपनी पौंडीचेरी में आ गई और पौंडीचेरी ही भारत में फ्रांसीसियों की राजधानी बनी। जब ये पौंडीचेरी में आए तो इन्होंने इसको अपनी कैपिटल भी बनाया। क्या बनाया? फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी को ही अपनी कैपिटल बनाया भारत में काम करने के लिए, ठीक है? यहां तक समझ। अब बंगाल में पहली बात करें, बंगाल में इन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री खोली, ठीक है,
वो हुगली नदी के किनारे खोली, और हुगली नदी के किनारे एक जगह थी चंद्रनगर में। ठीक है, अब ये बंगाल पहुंचे, यहां तक सब कुछ काम कर लिया इन्होंने, तीनों काम कर लिए। अब ये भाई साहब कहाँ पहुंचे? बंगाल पहुंचे, और बंगाल में इन्होंने खेल शुरू किया। ठीक है, अब इन्होंने बंगाल में क्या पहुंचे, 1690 से लेके 1692 तक इन्होंने क्या किया। अभी बंगाल पहुंचते हैं, और बंगाल में इन्होंने कहां पर खोली जो अपनी पहली कंपनी? चंद्रनगर में। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री चंद्रनगर में स्थापित की, बंगाल। इस बात को बहुत ध्यान से समझना, सुनिए और समझिए। 1690 से 92 में क्या किया, बंगाल पहुंचते हैं और चंद्रनगर में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोल ली, और 1725 तक वहीं बने रहे। फिर 1725 में माहे, और 1739 में उन्होंने करिकल को कब्जे में ले लिया। तो 1725 आपको याद रखना है, और 1739 पहले माहे और फिर करिका, इन्होंने इस पर भी कब्जा कर लिया। फैक्ट्स हैं, उतने याद नहीं करने हैं, ये याद रखिए, ये याद रखिए। पौंडीचेरी को कैपिटल बनाया था, ये याद रखिए। बंगाल में कब पहली बार आए, ये याद रखना है। बाकी जरूरत नहीं है। अगर आप और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी वगैरह, वहां पर ये फैक्ट्स आते हैं, मिलाने के लिए, मैच करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, अब ये सब कुछ चल रहा था। अब सम्राट जो लुई 14 थे, उन्होंने क्या किया, इनको 30 लाख फ्रांसीसी रुपीस, जिसको लिब्रे कहते थे, 30 लाख, इस कंपनी को क्या किया उन्होंने, 30 लाख, ठीक है, फ्रांसीसी लिब्रे का लोन प्रोवाइड कराया। जो कैसा था बेटा, विदाउट एनी कोलेटरल और विदाउट एनी इंटरेस्ट। ये लोन था ना, वो कैसे था बेटा, ब्याज मुक्त लोन दिलवाया। मैं फिर आपको बताता हूं, हिंदी मीडियम के कई सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर बहुत दिक्कत होती है हमें पढ़ने में, तो थोड़ा सा कुछ एक तरीका बताएं कैसे पढ़ें। तो मैं आपको बता रहा हूं, और उन्होंने मॉडर्न इंडिया को शुरू करने के लिए कहा, मैं धीमे धीमे से सब कुछ बताऊंगा, आपको मजा आएगा। बस चीजों को बस ध्यान से देखिएगा, बार बार देखिए, आपको चीजें याद हो जाएंगी, आपकी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो फ्रांसीसी सम्राट लुई 14 ने क्या किया, 30 लाख फ्रांसीसी लिब्रे का लोन दिलवाया। लिब्रे वहां की करेंसी थी, जो ब्याज मुक्त था, विदाउट कोलेटरल की, बिना किसी गिरवी के भी था। इस तरह फ्रांसीसी कंपनी लगभग 25 वर्षों तक एकाधिकार कायम रहा। ठीक है, इस कंपनी का। और केप ऑफ गुड होप और दक्षिण सागर से भारत के बीच इनका व्यापार भी चलता रहा। केप ऑफ गुड होप और जो दक्षिण सागर था, उनसे इनका मतलब बेरोक-टोक व्यापार चल रहा था, बेरोक-टोक बिजनेस चल रहा था। ठीक है, और फ्रांसीसियों ने औरंगजेब से एक फरमान भी ले लिया। इनको क्या हुआ, जो औरंगजेब था, औरंगजेब से एक फरमान भी मिला इनको। इन्होंने क्या किया, औरंगजेब को खुश कर दिया, और औरंगजेब से क्या ले लिया, एक फरमान ले लिया था, जिससे इन्हें गुजरात के तट पर भी व्यापार की अनुमति मिल गई। फरमान में क्या था, गुजरात तट पर व्यापार करना। तो अब ये गुजरात भी पहुंच गए। औरंगजेब के फरमान से इनको गुजरात तट पर व्यापार की अनुमति मिल गई। अब ये गुजरात में भी पहुंच गया, समझना मेरी बात। ठीक है, अब एक खास बात समझिए, अब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होंगे। अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कर्नाटक का वॉर शुरू होता है बेटा, 1746 से 1763 तक। ठीक है, अब ये जो कर्नाटक वॉर शुरू हो रहा है, ठीक है, 1746 से लेके 1763 तक ये कर्नाटक का वॉर लड़ा गया। और ये किसके बीच लड़ा गया बेटा, इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच, अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में लड़ा गया। अब आखिर ये कौन सी वजह थी, हम यहां पर देखेंगे। देखो, अंग्रेज और फ्रेंच यूरोप में भी पुराने प्रतिद्वंदी थे।
उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट जो थे ना वो यूरोप से चले आ रहे थे। यूरोप में जब भी कोई घटना घटती थी उसका असर भारत में भी दिखाई देता था, और एक दूसरे को जहां भी और जिस क्षेत्र में भी देखते थे एक दूसरे को हराने की कोशिश करते थे, परास्त करने की कोशिश करते थे। तो भारतीय लैंड पर, भारतीय भूमि पर भी इन दोनों के बीच होने वाली यह लड़ाई देखा जाए तो कुछ विशेष थी, क्योंकि दोनों ही भारतीय व्यापार पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। इसका उद्देश्य क्या था दोनों के बीच फाइट का? उद्देश्य पूछा जाए तो बताएंगे या भारतीय व्यापार पर, भारतीय व्यापार पर एकाधिकार, यही इनका उद्देश्य था और कोई भी उद्देश्य नहीं था। इनका उद्देश्य क्या था कि भारतीय व्यापार पर भैया हमको एकाधिकार करना है। तो जो इस वॉर में जीतता उसको क्या मिलता? भारतीय व्यापार पर एकाधिकार का अधिकार मिलता। ठीक है, समझ गए? क्योंकि मुगल, जबकि देखो मुगल सम्राट थे, दक्कन के सूबेदार थे और कर्नाटक के नवाब, वो सब इनको देख रहे थे कि आपस में लड़ रहे हैं, वो सब मूक दर्शक बने हुए थे। तो पहला कर्नाटक वॉर आपको सुनने को मिलेगा वो 1746 से 1748 के बीच में लड़ा गया। तो जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर है ना, इसको हम साफ कर रहे हैं। जो पहला कर्नाटक वॉर है फर्स्ट कर्नाटक युद्ध, ये जो है वो कब लड़ा गया बेटा? 1746 से लेके 1748 के बीच में लड़ा गया। मेरी बात बहुत सुनिएगा। दरअसल ये जो है ना वो डायरेक्टली यूरोपीय घटनाओं से जुड़ा हुआ था। यूरोप में जो घटनाएं हो रही थी उसी से जुड़ा हुआ था, और ये शुरू भी हुआ ना वो ऑस्ट्रिया पर अपना अधिकार स्थापित करने को लेकर था। ये स्टार्ट कब से हुआ? ये स्टार्ट या बेगिन कब हुआ बेटा? ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया की घटना से स्टार्ट होता है, क्योंकि दोनों ही ऑस्ट्रिया पर अपना जो वो था कब्जा करना चाहते थे, ऑस्ट्रिया पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। तो ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया की घटना से ये शुरू होता है। ठीक है, तो जल्दी से इस वाले को इधर भी नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं क्या है। तो बच्चों जब 1746 में जब लड़ाई शुरू हुई तो भारत में भी इन दोनों कंपनियों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। इंग्लिश कंपनी ने, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत में भी इसकी तैयारी शुरू कर दी। ठीक है, और डुप्ले उस समय भारत में फ्रांस का गवर्नर जनरल था 1742 तक, उस समय नहीं 1742 तक वो गवर्नर जनरल था, और पहली बार राजनीतिक प्रभाव की आवश्यकताओं को उसने समझा था। हम डुप्ले की बात कर रहे हैं। डुप्ले 1742 तक क्या था? फ्रांस का गवर्नर जनरल था, उनका गवर्नर जनरल था, और उसी ने पहली बार राजनीतिक प्रभाव की आवश्यकताओं को समझा था कि राजनीतिक प्रभाव जितना ज्यादा होगा उस हिसाब से कंपनी को या फ्रांस को ज्यादा फायदा पहुंचेगा, और वो व्यापार को उसी हिसाब से स्थापित कर पाएंगे। परंतु उसके सामने बहुत सारी कठिनाइयां भी थी। कठिनाइयां क्या थी हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब उसके सामने इतनी सारी कठिनाइयां आ गई कि खुद उसके अपने लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे उस समय। तो हम इन कठिनाइयों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि फ्रांसीसी कंपनी, पहली चीज जो कठिनाइयां थी वो कुछ खास कठिनाइयां क्या थी? पहली चीज तो नंबर 1 चीज बेटा, जो फ्रांसीसी कंपनी थी ना वो एक गवर्नमेंट कंपनी थी। जो फ्रांसीसी कंपनी थी ये नंबर 1 चुनौती थी कि गवर्नमेंट की कंपनी थी। ठीक है, जो बहुत सारी कठिनाइयों से गुजर रही थी, और पिछले कुछ वर्षों से उसके व्यापार के क्षेत्र में कुछ बढ़ोतरी तो हुई थी, लेकिन फिर भी उसकी आय से ज्यादा उसका खर्च ज्यादा था। दूसरी चीज क्या थी? ये जो कंपनी थी ना इसकी आय कम थी और खर्च ज्यादा था। आय बढ़ी तो थी
लेकिन खर्च भी उसी अनुपात में ज्यादातर बढ़ता रहा। इसका मतलब क्या हुआ, कर्जा था, इसका मतलब कर्ज बढ़ रहा था, डेप्ट बढ़ रहा था, डेप्ट क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, कर्ज बढ़ रहा था। ये इसकी दूसरी बड़ी दिक्कत थी। जाहिर है कि जब कोई कंपनी कर्ज में डूबी होगी तो फिर क्या होगा, लेकिन मामला इतना ही नहीं था, मामला और भी ज्यादा था। डुप्ले और लाबुर्दनाय के बीच वर्चस्व की लड़ाई भी चल रही थी। ठीक है, तीसरी जो फाइट थी ना, वो डुप्ले और लाबुर्दनाय, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। डुप्ले गवर्नर जनरल था और ये सेना का प्रमुख था, समझिएगा। ठीक है, तो इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट थे, वो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। ठीक है, 1746 में देखो, अगर लाबुर्दनाय क्या करता है, 10 बख्तरबंद गाड़ियां लेके आ जाता है, 406 तोप और 2350 गोरे सैनिक और 70 काली सैनिकों के साथ पौंडीचेरी आ जाता है। और वो चाहता था, ये डेटा याद नहीं करना जो मैं बता रहा हूं, ये बड़ा घट सकता है, बुक्स में डिफरेंट है। वो चाहता था कि उसे पूरी आजादी मिले, जबकि गवर्नर जनरल डुप्ले अपने आप को सर्वोच्च शक्ति मानता था। तो ये कौन सा, ये इनका आर्मी चीफ था और ये गवर्नर जनरल था, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। इससे क्या कर दिया इसने, टेंशन, इसकी वजह से टेंशन क्रिएट हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ, टेंशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब समझना, लाबुर्दनाय के नेतृत्व में एक टुकड़ी 21 सितंबर को 1746 को, जो चौथी गलती इन्होंने क्या की, 21 सितंबर 1746 को मद्रास पर कब्जा, इन्होंने क्या कर लिया, मद्रास को टेक ओवर कर लिया। इन्होंने मद्रास पर कब्जा कर लिया बिना कोई रणनीति बनाए। ठीक है, तो ये लाबुर्दनाय क्या कर रहा था, लाबुर्दनाय ने क्या किया, अपनी एक फ्रांसीसी टुकड़ी के साथ 21 सितंबर 1746 को क्या किया, मद्रास पर कब्जा कर लिया। मद्रास एक अंग्रेजों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, और मद्रास क्या था, अंग्रेजों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र में था। ठीक है, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने मद्रास से फ्रांसीसियों को खदेड़ने के लिए भारतीय सेनाओं की एक बहुत बड़ी सेना भेजी। ठीक है, मद्रास पर कब्जा कर लिया, और उस समय कर्नाटक का नवाब कौन था, अनवरुद्दीन। मद्रास पर कब्जा, अब कर्नाटक की बात करो, इनके कब्जे में था। कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन। अब ये अनवरुद्दीन क्या था, कर्नाटक का नवाब था। अब इसने भारतीय सेनाओं की एक बहुत बड़ी टुकड़ी भेजी, बहुत बड़ी टुकड़ी, और अंग्रेज उसमें उसकी सहायता कर रहे थे। तो कर्नाटक अनवरुद्दीन ने हेल्प मांगी, हेल्प किससे, अंग्रेजों से, कि भैया मद्रास को छुड़ाओ। ठीक है, और अंग्रेज उसकी हेल्प कर रहे थे। और फिर नवंबर 1746 में क्या हुआ, इसका अंजाम क्या हुआ, 4 नवंबर 1746 में एक नदी है वहां पर, एक रिवर है, ठीक है, इसको आदियार नदी के कहते हैं। दोनों का युद्ध हुआ आदियार नदी के किनारे। आदियार नदी के किनारे दोनों का युद्ध हुआ। किसका, फ्रांस का वर्सेस अनवरुद्दीन प्लस अंग्रेजों का, दोनों का युद्ध हुआ, जिसको सेंट थोनी का युद्ध कहते हैं। किस कहते हैं, सेंट थोनी का युद्ध। सेंट टॉमे भी मिलेगा आपको कहीं कहीं, इसको सेंट थोनी का युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो ये सेंट थोनी का युद्ध भी कहा गया। इस युद्ध में फ्रांसीसी जो कप्तान थे ना उसको वो पांडीस थे। उन्होंने अनवरुद्दीन के प्रमुख अनवरुद्दीन का पुत्र था महफूज खान, उसको हरा दिया। बात सुन रही है मेरी, ध्यान से समझिएगा। इस युद्ध में फ्रांसीसी का जो कैप्टन था वो पांडीस ने क्या किया, अनवरुद्दीन का एक बेटा था महफूज खान, उसको हरा दिया ना।
और फ्रांसीसियों के पास केवल 1000 सैनिक थे, लेकिन अपनी स्ट्रेटजी के दम पर उन्होंने 10,000 की बड़ी सेना को पराजित कर दिया, अपने से 10 गुनी बड़ी सेना को। तो स्ट्रेटजी हर जगह इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना हो, किसी वॉर की तैयारी करना हो, इकोनॉमी बनानी हो या कुछ भी करना हो, ठीक है, स्ट्रेटजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी चाहिए, डिफेंस पॉलिसी स्ट्रेटजी चाहिए, ठीक है। अगर आप घर के लिए भी पॉलिसी बना रहे हैं ना, अपने होम मिनिस्ट्री जो पॉलिसी बनाती है या जो भी, वो सब चीजें स्ट्रेटजी के साथ होती है। तो स्ट्रेटजी के साथ चलिए किसी भी एग्जाम को फोड़ सकते हैं आप। वहां पर प्रूव कर दिया कि एक छोटी से छोटी सेना एक बड़ी से बड़ी विशाल का सेना को भी हरा सकती है। तो दूसरी ओर अंग्रेजों ने 6 सितंबर 1748 से 15 अक्टूबर 1748 ईस्वी तक पौंडीचेरी को चारों ओर से घेर लिया। अब इन्होंने तो ये काम कर लिया, अंग्रेज क्या कर रहे हैं? अंग्रेज और समझदार थे, उन्होंने कहा अच्छा तुम मद्रास ले रहे हो, ये लो हम कुछ और खेल खेलते हैं। अंग्रेजों ने क्या कर लिया? अंग्रेजों ने सितंबर से लेके अक्टूबर तक, ठीक है, अगर आप देख रहे हो थोड़ा बहुत ध्यान से समझिएगा, 1748 सितंबर 1748 से अक्टूबर 1748 तक इन्होंने क्या कर लिया? अंग्रेजों ने क्या किया? पौंडीचेरी को घेर लिया, पौंडीचेरी पर घेरा डाल दिया। अब इन्होंने घेरा डाल दिया तो क्या हुआ? अब बड़ी दिक्कतें शुरू हो गई। धीमे धीमे क्या हो जाएगा? खाने पीने की कमी हो जाएगी। जब भी आप किसी को चारों तरफ से घेरेंगे तो क्या हो जाएगा? खाने पीने की कमी हो जाएगी। अब लेकिन डुप्ले ने उसका बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया और अंग्रेजों के साथ एक ट्रीटी कर दी, अंग्रेजों को ट्रीटी करने के लिए मजबूर कर दिया। इस घटना ने डुप्ले को भारत में एक लोकप्रिय छवि दे दी और वो एक बहुत बड़े हीरो टाइप के बन के उभरे। और इस संधि के बाद, इस ट्रीटी के बाद युद्ध भी समाप्त हो गया और इस संधि को बोलते हैं एक्स-ला चापेल संधि। क्या बोलते हैं बेटा? और फिर क्या होती है बेटा? एक्स-ला चापेल ट्रीटी, जिसको एक्स-ला चापेल संधि कहते हैं, ठीक है। कब हुई थी बेटा? ये 1748 में होती है। 15 अक्टूबर तक ये घेरे रहे और 16 अक्टूबर को संधि हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या करना था कि मद्रास वापस करो। संधि की शर्तें क्या थी बेटा? संधि की शर्तें थी कि मद्रास अंग्रेजों को दे दो, मद्रास अंग्रेजों को वापस करो इस संधि के तहत, और क्यूबेक फ्रांस को मिलेगा। क्या मिलेगा? क्यूबेक फ्रांस को। तभी हम घेरा हटाएंगे, अंग्रेज बोल रहे हैं। क्यूबेक आप रख लो और अंग्रेज पौंडीचेरी पर हमला नहीं करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात बोली उन्होंने, और क्या बोला? प्लस जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज क्या नहीं करेंगे? अंग्रेज पौंडीचेरी पर हमला नहीं करेंगे। ये एक बड़ी शर्त रख दी गई, ठीक है। तो क्यूबेक, ठीक है, फ्रांस को क्यूबेक मिल गया मद्रास के बदले और अंग्रेजों को मद्रास वापस मिल गया। अंग्रेजों को यह वादा करना पड़ा कि वह पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे। अब जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर था, इसमें फ्रांसीसियों को यह एहसास हो गया था, फर्स्ट कर्नाटक वॉर में फ्रांसीसियों को यह एहसास हो गया था कि एक छोटी सी यूरोपीय सेना भी भारतीय सेना की सहायता से भारत की बड़ी से बड़ी सेनाओं का मुकाबला कर सकती है। केवल भारतीय सेनाओं को क्या करना होगा? यूरोपीय शैली में प्रशिक्षण देना होगा, उनको ट्रेंड करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इसलिए किसी भी जॉब की तैयारी करना हो, या आप आईएएस की ट्रेनिंग कर रहे हो, आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहे हो, उनकी ट्रेनिंग का नेचर, जैसी ट्रेनिंग वैसा काम। आर्मी की ट्रेनिंग अलग तरह की है, डॉक्टर बनना है ट्रेनिंग अलग तरह की है, आईपीएस की ट्रेनिंग अलग तरह की है, आईएएस की ट्रेनिंग अलग तरह की है, आईआरएस की ट्रेनिंग, आईआरएस की ट्रेनिंग अलग तरीके की। तो राजनीतिक वर्चस्व की जो लड़ाई थी उसमें एक बात तो तय हो गई कि छोटी से छोटी सेना जो यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित होगी, भारत की बड़ी से बड़ी सेनाओं को हरा सकती है। अब राजनीतिक वर्चस्व तो मिल गया था डुप्ले को, और हैदराबाद और कर्नाटक के आंतरिक मामलों में अब इन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया।
डुप्ले ने क्या किया, हैदराबाद और कर्नाटक के मामले में अब हस्तक्षेप शुरू करते हैं। चिनकिलिस खां निजामुल मुल्क, जिनको नाम था चिनकिलिस खां निजामुल मुल्क, जिसने एक स्वतंत्र हैदराबाद रियासत की बुनियाद डाली थी, कि 1748 में डेथ हो जाती है। याद रखिएगा 1748 में किसकी डेथ हुई, ये ट्रीटी भी हुई, और साथ ही साथ चिनकिलिस खां, जिसे निजामुल मुल्क कहते हैं, जो हैदराबाद का संस्थापक था, उसकी डेथ हो गई। और डुप्ले ने निजाम के बेटे नासिर जंग के बदले उसके पोते मुजफ्फर जंग का साथ दिया। अब डुप्ले किसका साथ दे रहा है बेटा, अब समझिएगा यहाँ खेल बदल रहा है, तो इसको साफ करता हूं मैं। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि अब यहां पर खेल बदल रहा है। ट्रीटी तो हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है। 1748 में क्या हुआ, जो निजामुल मुल्क था इसकी डेथ हो गई। अब बेटा था और इसका जो पोता था, सत्ता किसको मिलनी चाहिए उसकी बात थी। लेकिन चिनकिलिस खान जो निजामुल थे, उनके बेटे की जगह, बेटे थे नासिर जंग, समझिएगा नासिर जंग, और नासिर जंग का बेटा था मुजफ्फर जंग, ठीक है, ठीक है बेटा। तो नासिर जंग को सपोर्ट नहीं करा और मुजफ्फर जंग का साथ सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट किसने किया, सपोर्ट बाय फ्रेंच, एफ लिख दिया मैंने, मतलब फ्रांस के द्वारा सपोर्ट किया गया, ठीक है। तो मुजफ्फर जंग को क्या कर दिया, मुजफ्फर जंग का साथ दे दिया। और 1749 में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की डेथ हो जाती है। समझिएगा 1749 में जो कर्नाटक का नवाब था वो कौन था, अनवरुद्दीन, उसकी भी डेथ हो गई। इन्होंने यहां पर भी गेम खेल दिया, इन्होंने क्या कर लिया, यहां पर भी जगह गेम खेल दिया। उसके भी दो बेटे थे, जो पहला बेटा था उसका नाम था मोहम्मद अली, मोहम्मद अली बेटा था इसका, और दूसरा एक नाजायज बेटा था, एक नाजायज बेटा था, उसका नाम था चंदा साहब। तो फ्रांस क्या करते हैं, इसका साथ नहीं देते हैं, चंदा साहब को सपोर्ट करते हैं। एफ लिखा है मतलब फ्रांस, चंदा साहब को सपोर्ट करते हैं। अब इन दोनों के पास कोई चारा नहीं था कि क्या करें, तो ये दोनों कहां चले जाएंगे, ये दोनों अंग्रेजों के पास आएंगे। कहां आएंगे बेटा, ये दोनों अंग्रेजों के पास आएंगे और अंग्रेजों से हेल्प मांगते हैं, ठीक है। अब अंग्रेजों के पास कोई चारा नहीं था कि वो हैदराबाद में नासिर जंग और कर्नाटक में मोहम्मद अली का साथ दें, उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। इनके पास भी कोई चारा नहीं था कि वो किससे सहायता माने, तो ये दोनों अंग्रेजों के पास पहुंचे। अंग्रेज तो इसी ताक में थे। इस तरह इन दो रियासतों के उत्तराधिकार के संघर्ष के कारण दूसरा कर्नाटक वॉर शुरू हो जाता है, सेकेंड कर्नाटक वॉर। और इसकी वजह से क्या होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है इनकी वजह से, और एक सेकेंड कर्नाटक वॉर शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है यहां से, इसकी वजह से इसका इफेक्ट क्या पड़ा, इसका इफेक्ट पड़ता है बेटा सेकेंड कर्नाटका वॉर स्टार्ट। दूसरा कर्नाटक वॉर उत्तराधिकार स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा कर्नाटक वॉर कब तक चलता है बेटा, 1749 से 1754 तक ये चलता है। तो चलिए पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं सेकेंड कर्नाटक वॉर। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो किसी भी एग्जाम को आप 4 डालेंगे। कुछ नहीं करना, बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, बुक्स पढ़ने की हैबिट डालिए, शॉर्ट ट्रिक्स मत पढ़िए, कोचिंग के जो नोट्स जो प्रिंटेड मटेरियल होते हैं उसको मत पढ़िए, किताबें पढ़ने की आदत डालिए। बुक से ही आपका सिलेक्शन कराएंगे, कोई भी एग्जाम हो, आईएएस का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, यहां तक कि और भी कोई एग्जाम हो। तो कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कॉन्सेप्ट को समझना है। यहां पर मैंने आपको फर्स्ट कर्नाटक वॉर का कॉन्सेप्ट समझाया। What is the concept behind the first Karnataka war? What is the concept of behind the second Karnataka war?
तो समझ में आ गया ना सेकंड कर्नाटक वॉर अब कैसे शुरू हुआ और सेकंड कर्नाटक वॉर में क्या घटनाएं घटती हैं उनको हम लोग देखते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए।